वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज में जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात जो हमारा मूलधन है उसमें वो ब्याज जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद जो मिश्रधन बनता है वो मिश्रधन अगली अवधि के लिए मूलधन का कार्य करती है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। पहला बात तो ये समझ लीजिए। वहीं जो साधारण ब्याज था उसमें हमेशा जो ब्याज लगता था वो हमेशा मूलधन पे ही जो है काउंट किया जाता था। इसीलिए जो समय अंतराल होता था, हर समय अंतराल के पश्चात उसमें जो ब्याज हमें मिलता था वो बराबर होता था। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज जो है हमेशा बराबर मिलता रहता है। तो ये जो है हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यही खास अंतर है। अब जो हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की दो विधियां पढ़ेंगे। जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, जैसे उसमें क्या पढ़ते हैं वहाँ पर स्कूल में अपने जो है हम लोग मिश्रधन निकालते हैं। A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n, यही हम लोग पढ़ते थे। इसे जो है हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। हम आप लोगों को दो अलग मेथड बताएंगे। एक मेथड आपको बताएंगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड मतलब कि अनुपात पर आधारित जो है, अनुपात के सिद्धांत पर जो है हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। और दूसरा मेथड सिखाएंगे सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड, ठीक है। ये दूसरा मेथड होगा आपका जब आएगा। पहले हम लोग रेशियो मेथड सीखेंगे, जब इसका नंबर आएगा तो इसे भी मैं बताऊंगा। ये मेथड इसलिए सिखाए जा रहे हैं क्योंकि जो आप एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं या नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य इन प्रतियोगी परीक्षाओं से आप अपने आप को एक आधार तैयार करिए जिससे आप आगे जो है कंपटीशन में भी उतर सकें, सर्विस की परीक्षाओं में भी उतर सकें। वहाँ पर जो क्वेश्चन आपको लगाने को मिलेंगे वो इस वाले जो है सूत्र से जब आप लगाने के लिए बैठेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग काफ़ी ज़्यादा होगा, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसके आधार पर लगेंगे भी नहीं। तो इसीलिए आप लोगों को ये मेथड मैं यहाँ सिखाऊंगा और इन्हीं मेथड से आपको सवाल लगाना सिखाऊंगा ताकि आपका आधार जो है बन जाए। अब चलिए देखिए जो है कहाँ पर हम लोग रेशियो मेथड यूज करते हैं ये जान लीजिए। रेशियो मेथड हम लोग जो रेट यानी जो ब्याज की दर होती है वो भिन्नात्मक रूप में दिया हो, जैसे 16 सही 2/3% रेट दिया हो, या 11 सही 1/9% ब्याज दिया हो, ठीक है, या मान लीजिए 12 सही 1/2% ब्याज दिया हो। यानी इस तरीके से भिन्न में दिए गए ब्याज अगर कहीं दिए गए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, ब्याज की दर दिया गया है, तो वहां पर रेशियो मेथड लगाना बहुत अच्छा होता है। तो वहां पर तो आपको लगाना ही लगाना है रेशियो मेथड। साथ में अगर कहीं जो है जैसे 3%, 4%, 3%, 4%, यानी इस तरीके से पूर्णांक आए, वहां भी इस मेथड को आप लगा सकते हैं, ठीक है। यानी ये रेशियो मेथड हर जगह उपयोगी है, लेकिन खास तौर से इस भिन्नात्मक जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो यानी ब्याज की दर दिया हो वहां के लिए काफी उपयोगी है।
और ये सक्सेसिव मेथड वहां पर लगाया जाता है जहां ये ब्याज 3% 4% जो है, जैसे मान इंटीजर में दिया हो यानी पूर्णांक में दिया हो 3%, 4%, 5%, 6%, इसके आगे के भी 1%, 2%, इसी तरीके से जितना भी इंटीजर नंबर वाले मतलब पूर्णांक के नंबर हैं, अगर परसेंटेज इसी तरीके से पूर्णांक में दिया हो तो वहां के लिए सक्सेसिव मेथड सबसे बढ़िया होता है। आप जो है रेशियो मेथड से भी इनको लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 3%, 6% के जो क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए रहते हैं उनका गुणा भाग रेशियो मेथड से लगाते समय थोड़ा और लंबा चौड़ा हो जाता है, तो उसकी अवस्था में सक्सेसिव मेथड सबसे आसान होता है। वहां पर ये मेथड लगा देने से जो है सवालें बहुत जल्दी हल हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग अब इसके बाद थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का थोड़ा सा अवधारणा समझने की कोशिश करेंगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहले तो ये आप जान लिए, दो मेथड सीखना है। पहला रेशियो मेथड सीखना है, दूसरा सक्सेसिव मेथड सीखना है। रेशियो मेथड कहाँ कहाँ यूज होगा ये आप जान गए, और सक्सेसिव मेथड कहाँ यूज होगा ये भी आप जान गए। और हमें ये मेथड नहीं पढ़ना है जो हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट समझिए, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा चित्र के रूप में थोड़ा अंतर समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास मूलधन 100 रुपया है, यानी पी प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट वो 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है। और समय जो है टाइम वो 3 साल है। 3 साल कितना है? 3 साल। ठीक है, अगर इस पे पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे गणना होगी, तो इसको देखिए कैसे जो है गणना इस पे होगी। मान लीजिए ये आपका 100 रुपये क्या है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी जो है मूलधन है। अगर इस पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की गणना करें, सिंपल इंटरेस्ट की गणना करें और 1 साल बाद जो है इसकी ब्याज को जो है पता करें, तो 1 साल बाद 1 ईयर बाद जो है इसका ब्याज अगर 10% के हिसाब से देखेंगे, रेट यही है ना 10%, तो इसको पहले प्रतिशत जो 10% लिखा है इसको बटे में बदल दीजिए 10, और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100, और काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, यानी इस 100 का 1/10, 100 का 1/10 जो ब्याज के रूप में हमें यहाँ प्राप्त होगा। 100 का 1/10 निकालिए, देखिए 100 का 1/10, तो का हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 1/10, 10 से काटेंगे तो 10। ठीक है, यानी पूरा मान कितना आया 10 रुपए। अगर 100 रुपए का 1 साल के बाद जो है ब्याज निकालेंगे तो ब्याज साधारण ब्याज आपका कितना आएगा 10 रुपए आएगा। कितना आएगा 10 रुपए आएगा। और यही 100 रुपए का अगले साल, अगले जो दूसरा साल है, दूसरे साल का साधारण ब्याज निकालेंगे तो भी 100 रुपए आएगा। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज में जो ब्याज की गणना होती है वो हमेशा मूलधन पे होती है, तो फिर 100 रुपए का जो है 1/10वां हिस्सा हम लोग निकालेंगे तो 10 रुपए आएगा। यानी दूसरे साल का ब्याज भी जो है 10 रुपए प्राप्त होगा। फिर तीसरे साल देखिए, तीसरे साल का ब्याज भी हमें, तीसरे साल का ब्याज भी जो गणना किया जाएगा इसी 100 रुपए पे किया जाएगा, और उसका मान भी
100 रुपए का 1/10वां हिस्सा 10 रुपए ही ब्याज प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो हर साल समान होता है, ठीक है, यानी उसका मान समान होता है। मान लीजिए 1 साल बाद भी ब्याज जो 100 रुपए पे था वो 10 रुपए है, 2 साल बाद भी ब्याज जो है 100 रुपए का जो है 10 रुपए मिला, 3 साल बाद भी ब्याज जो है वो 100 रुपए का 10 रुपए मिला, यानी हर साल ब्याज समान है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। वहीं चक्रवृद्धि ब्याज में जब आप ब्याज निकालना शुरू करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, तो पहले साल के बाद जो ब्याज यहाँ आएगा तो वो भी इसी तरीके से जो है 1/10वां हिस्सा होगा। 1/10वां हिस्सा 100 का, तो 100 का 1/10वां हिस्सा पहले साल के लिए होगा, और 100 का 1/10वां हिस्सा आपने देखा यहाँ पर 10 ही रुपए है, 10 ही रुपए इसका ब्याज है पहले साल के लिए। फिर उसके बाद जब दूसरे साल का ब्याज आप निकालोगे, दूसरे साल का ब्याज निकालोगे तो आपको इस 100 रुपए पे जो है 1/10वां हिस्सा ब्याज मिलेगा, यानी 1/10वां हिस्सा, ये जो 1/10वां हिस्सा है ये ब्याज मिलेगा इस 100 रुपए पर। फिर उसके बाद ये जो ब्याज मिला हुआ पहले साल का, इस पे भी 1/10वां हिस्सा ब्याज मिलेगा। तो पहले 100 रुपए का हम लोग ब्याज निकाल लें, 100 रुपए का 10वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 100 रुपए का 10वां हिस्सा 10 रुपए हो जाएगा। और उसके बाद ये जो पहले साल का ब्याज मिला है ये इसमें जुड़ जाएगा, इसका भी ब्याज जो है हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका 10वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 10 का 10वां हिस्सा 1 रुपए, यानी 1 रुपए ब्याज और इसमें जुड़ जाएगा। तो पूरा ब्याज क्या हो जाएगा, 11 रुपए। पूरा ब्याज क्या हो जाएगा, 11 रुपए। यानी द्वितीय साल में इस 100 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज से 11 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तीसरे साल का देखिए, तीसरे साल में सबसे पहले 100 रुपए का 10वां हिस्सा, 100 रुपए का 10वां हिस्सा कितना ब्याज होगा, 10 रुपए होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस 10 रुपए का 10वां हिस्सा, तो 10 रुपए का 10वां हिस्सा 1 रुपए होता है, वो ब्याज इसमें जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद ये 11 रुपए का 10वां हिस्सा, 11 रुपए का 10वां हिस्सा देखिए कैसे निकलेगा, ये 11 है, इसका 10वां हिस्सा ये गुणे 1/10, यानी 10 से 11 में भाग जाएगा, कितना होगा 1.1, यानी इस 11 रुपए का 10वां हिस्सा जो ब्याज होगा वो 1.1 रुपया होगा, ठीक है। अब जोड़ दें हम लोग, तो ये 1 हो गया और उसका दशमलव, और ये 2 हो गया आपका, और फिर ये 1 हो गया, यानी 12 रुपया 10 पैसा जो है ब्याज हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। तो यहां देखिए पहले साल के बाद भी 10 रुपए ब्याज था साधारण ब्याज में, दूसरे साल के बाद भी ब्याज 10 रुपए था, तीसरे साल के बाद भी ब्याज 10 रुपए था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में इस 100 रुपए का पहले वर्ष के बाद ब्याज 10 रुपए था, दूसरे वर्ष के बाद ब्याज 11 रुपए था, और तीसरे वर्ष के बाद जो ब्याज 12.1 रुपए हुआ। इसी तरीके से ये तो ब्याज की गणना हुई, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हुई। अब यही ब्याज हर साल के बाद मूलधन में जुड़ जाता है, जिसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। तो देखिए मिश्र धन किस प्रकार से इसमें प्रोग्रेस करेगा वो भी समझने की कोशिश करिए। देखिए मिश्र धन, ये पहले साल के बाद तो आपका ये 100 रुपया मूलधन था, 10 रुपया ब्याज मिल गया, ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1 साल बाद जो मिश्र धन हो जाएगा वो 110 रुपए हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरे साल के बाद मिश्र धन होगा
उसमें ये वाला जो ब्याज है, इसी मिश्र धन में ये वाला ब्याज जोड़ करके अगले साल के लिए मूलधन बन जाएगा। तो 110 और धन 11 यानी 121 रुपया हो गया। 121 रुपया ये दूसरे साल के लिए तो ये मिश्र धन है, यानी दूसरे साल के कंप्लीट होने के बाद ये मिश्र धन है। लेकिन तीसरे साल की शुरुआत के लिए ये मूलधन है। ठीक है, ये तीसरे साल की जो शुरुआत हो रही है इसके लिए ये 121 रुपया मूलधन है। और 121 रुपया ये जो मूलधन है, अब इसमें ये 12.1 रुपया जो ब्याज मिला है वो भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 133.1 रुपया, 133.1 रुपया ये मिश्र धन तीसरे साल के बाद आपका प्राप्त हो जाएगा। और ये पहले साल के बाद था। तो आप लोगों ने देखा कि जो ब्याज है वो पहले साल का 10 रुपया, दूसरे साल का 11 रुपया और तीसरे साल का 12.1 रुपया हमें प्राप्त हुआ है। और उसके बाद आप लोगों ने देखा ये मिश्र धन यानी अमाउंट पहले साल के बाद जो है 110 रुपया हो गया है, दूसरे साल के बाद 121 रुपया हो गया है और तीसरे साल के बाद 133.1 रुपया हो गया है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो है चीजें परिवर्तित होती जा रही हैं, यानी जो है चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपका मूलधन है उसमें ब्याज जुड़ जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद ये ब्याज जुड़ जाता है और वो मिश्र धन बन जाता है। और अगली अवधि के लिए वही मिश्र धन जो है मूलधन का कार्य करता है। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, और एक चीज और देखिएगा, ये दो लाइनें चल रही हैं, एक लाइन जो है ब्याज की चल रही है और एक लाइन जो है ये मिश्र धन की चल रही है। ठीक है, ये मिश्र धन की चल रही है। ये जो रुपए बढ़ रहे हैं वो अपने पिछले रुपए के 11/10वें भाग के हिसाब से बढ़ रहे हैं। यानी जैसे ये 1/10 आया है ना, ये जो जब 10% का 1/10 बना है, इसमें जो रुपए जैसे रेट है, रेट आपका 10% का जो है बटा जब बनता है तो 1/10 हो जाता है। लेकिन इसमें जो वृद्धि हो रही है वो 10 में 1 जोड़ करके, यानी 10 में 1 जोड़ दिए 11/10 के हिसाब से हो रही है। यानी ये जो ब्याज वृद्धि कर रहे हैं वो 11/10 के हिसाब से हर साल पर वृद्धि कर रहे हैं। यानी एक साल बाद जो ब्याज बढ़ करके आया है वो 11/10 के हिसाब से वृद्धि हुई है। उसी तरीके से जो मिश्र धन में वृद्धि हो रही है वो भी 11/10 के हिसाब से हो रही है। ये कैरेक्टर, ये चरित्र अगर इसका आपको पता है तो आगे कहीं भी किसी भी कंपटीशन में किसी भी तरीके का इसका सवाल आएगा तो आप लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं समझता हूं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज का एक कॉन्सेप्ट इस चित्र के द्वारा पता चल गया होगा कि उसमें किस प्रकार से जो है अमाउंट की वृद्धि होती जाती है और ब्याज पर ब्याज लगता है। इस चित्र को आप लोग बना लीजिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के जो है कुछ टर्म्स जान लें। मैंने जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में भी उन टर्मों को आप लोगों को बता चुका हूं। पहला मूलधन, मूलधन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। मूलधन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। मूलधन, ये मूलधन होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको पी से व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद एक आपका आता है मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन यानी जिसमें आपका मूलधन और धन ब्याज दोनों जोड़ दिया जाता है, यानी मूलधन यानी पी और ब्याज यानी आई जोड़ करके मिश्र धन बनता है। मिश्र धन को इंग्लिश में जो है हम लोग अमाउंट बोलते हैं, इसको ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है, मूलधन को पी से व्यक्त करते हैं। ठीक, ये दो तरीके के धन होते हैं।
फिर उसके बाद आपका रेट होता है, रेट यानी उसको हम लोग दर बोलते हैं, दर हिंदी में दर बोलते हैं, अंग्रेजी में रेट बोलते हैं, उसको आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और सारा खेल इसी रेट का होता है कि साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, उसमें सारा खेल इसी रेट का होता है। इसी के अनुसार जो है क्वेश्चन में जो है वेरिएशन आता रहता है। ठीक है, फिर चौथा टर्म आपका जो है समय होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग टाइम बोलते हैं और उसको टी से व्यक्त करते हैं, उसको हम लोग टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका एक टर्म और आ जाएगा, चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो जो ब्याज यहाँ पर मिलेगा या गणना किया जाएगा उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी जो ब्याज होगा उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। इसको हम लोग जो है सीआई से व्यक्त करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 5 टर्म जो है इसमें जो है यही शब्द रहेंगे, और जो साधारण ब्याज था उसमें चक्रवृद्धि ब्याज की जगह साधारण ब्याज टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, अब आइए जो है हम लोग रेशियो मेथड सीखेंगे। उस रेशियो मेथड को सीखने के लिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं और उसको जो है आपको बताता हूं। मान लीजिए कि एक जो क्वेश्चन में P यानी जो है मूलधन 1000 रुपए है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका यानी R जो है वो 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है, और समय जो है टाइम वो 2 साल है, 2 साल है। तो इसमें कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और जो है अमाउंट की गणना कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट की गणना कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई, और साथ में कह रहा है अमाउंट की गणना करके बताइए। तो हमें रेशियो मेथड से लगाना है, तो सबसे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग भिन्न में बदलेंगे, भिन्न मतलब बटा में बदलेंगे। ठीक है, तो भिन्न का मतलब क्या होता है, बटा में बदलना, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाइए, 10% लिखा है उसको आप लोग पहले बटा में बदलिए। बटा में बदलने का मतलब क्या होता है, 10% लिखा है, 10 तो रहेगा ही, प्रतिशत का साइन हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, और 10 एकम 10 और 10 दाइन 100 यानी 1/10 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इस रेट को जो हमने बटा में बदला तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 10 रुपए मूलधन है, 10 रुपए मूलधन है और 1 रुपए ब्याज है, 1 रुपए ब्याज है। इसका मतलब क्या है, 10 रुपए मूलधन है और 1 रुपए ब्याज है। अब जब इस पे होल वैल्यू कॉन्सेप्ट लगा देंगे, यानी ये नीचे वाला उठा करके ऊपर में जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 10 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 11, और नीचे वाला जैसे है वैसे ही लिख देंगे। तो ये होल वैल्यू कॉन्सेप्ट के बाद ये जो बनेगा इसमें ये यानी मूलधन में हमने ब्याज जोड़ दिया, अब मूलधन में जब ब्याज ले जाकर के जोड़ दिए हैं तो ये क्या बन जाएगा, मिश्र धन। क्या बन जाएगा, मिश्र धन। ठीक है, क्या बन जाएगा, मिश्र धन। ठीक है, और ये जो नीचे क्या है वो मूलधन है, मूलधन है। ठीक है, ये करने के बाद यानी हमें रेट को जो है बटे में बदल लेना है, रेट को जो है बटे में बदल लेना, बटे का मतलब भिन्न में बदल लेना है। भिन्न में हमने बदला तो 1/10 आया, 1/10 का मतलब नीचे जो 10 है वो मूलधन है और जो ऊपर 1 है वो उस पे ब्याज है, यानी 10% यानी रेट का ही सारा खेल है। वो सीधे बता देता है, अनुपात बता देता है कि अगर 10 मूलधन है, 10 रुपए मूलधन है तो उस पे 1 रुपए जो है आपको ब्याज मिल रहा है। और उसी के अनुसार जो है जब इसका होल वैल्यू कॉन्सेप्ट निकालते हैं
यानी 10 में 1 जोड़ देते हैं तो 11 ऊपर हो जाता और नीचे 10 का 10 ही रहता है, यानी 10 रुपए लगाने पर 11 रुपए प्राप्त होते हैं, यानी मिश्र धन 11 रुपए हो जाता है, यानी 1 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। अब इसी को हम लोग जो है अनुपात में लिख लेते हैं। अनुपात में लिखने का मतलब यानी P अनुपात A के अनुपात में लिख लेते हैं। पहले साल के लिए जब हम अनुपात में लिखेंगे तो इसका मतलब है कि 10 रुपया अगर कोई लगा रहा है तो उसको 11 रुपए मिल रहे हैं साल भर बाद। ठीक है, उसी को अनुपात में यहां लिख दीजिए, यानी 10 रुपया लगाने के बाद 11 रुपए मिल रहे हैं साल भर बाद, पहले साल बाद। लेकिन यहां समय कितना दिया है, यहां समय दिया है 2 साल। ठीक है, तो 2 साल का भी दूसरे साल का भी लिखना पड़ेगा। ये तो पहले साल का हमने लिखा अनुपात, फिर दूसरे साल का भी अनुपात लिखना पड़ेगा। तो वो भी जो है 10 रुपए लगाने पर वहां पर भी हमें 11 रुपए प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद इन जो 2 अनुपात हैं, पहला साल का अनुपात 10-11 और दूसरे साल का अनुपात 10-11, इधर वाले अनुपात जो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट के हैं उनका गुणा कर लेंगे और जो ये अमाउंट के अनुपात हैं उनका आपस में गुणा कर लेंगे। इधर जैसे 10 में 10 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, और इधर 11 में 11 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 121। ठीक है, 121। तो यानी यहां पर ये बता रहा है कि अगर 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट कहीं लगाया जाता है, यानी मूलधन लगाया जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो जो हमारा मिश्रधन है वो 121 रुपए प्राप्त होता है। ये सिर्फ रेशियो में है, ये कोई रुपए में वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। यानी 100 रुपए 121 रुपए प्राप्त होते हैं, ये अनुपात है, ये रुपए का मान नहीं है क्योंकि इनके बीच अनुपात लगा हुआ है। कहने का मतलब 100 अनुपात में अगर मूलधन लगा है तो 121 अनुपात में मिश्र धन प्राप्त होगा। अब जो है यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए आप, यहाँ हमें प्रिंसिपल अमाउंट मालूम है, ये 1000 रुपए है और यहाँ के हिसाब से अनुपात में प्रिंसिपल कितना है 100 अनुपात में। 100 अनुपात, इसको 100 अनुपात बोलिए या 100 यूनिट बोलिए, हम अनुपात ही बोल देते हैं क्योंकि ये अनुपात में मान है ये। तो अनुपात में P यानी प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना है 100 अनुपात, और रुपए में जो है मूलधन कितना है 1000। तो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। तो अगर हमें 100 अनुपात का मान 1000 रुपए पता है तो हम 1 अनुपात का मान यानी 1 यूनिट का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पूछा क्या है, हमसे पूछा है जो है अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट जब पूछा है तो 121 अनुपात का मान हम निकाल लेंगे। इसको चूंकि इसलिए से भी लिख सकते हैं और यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले चूंकि इसलिए से करके दिखा देता हूं। लिखेंगे कि 100 अनुपात का मान बराबर 100 अनुपात, इसको आप अनुपात यहां लगा लीजिए, 100 अनुपात या 100 यूनिट लिख लीजिए, 100 यूनिट अनुपात ही लिखिए। 100 अनुपात का मान बराबर, यानी ये प्रिंसिपल अमाउंट का अनुपात है और रुपए में उसकी वैल्यू कितनी है 1000, मान बराबर 1000 रुपए। ठीक है, ये दिया है तो इसलिए 1 अनुपात का मान बराबर, 1 अनुपात का मान बराबर आपका हो जाएगा जो है 1000 बटा 100, 1000 बटा 100। ठीक है, 1000 बटा 100। अब इससे आप भाग देंगे तो आपको 1 अनुपात का मान मालूम हो जाएगा, यानी
10 रुपए। ठीक है, और हमको निकालना कितने का है, हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कितने अनुपात में है, 121 अनुपात में है। तो इसलिए 121 अनुपात का मान बराबर 121 अनुपात का मान बराबर, तो इसमें 121 का गुणा कर दीजिए, 121 गुणे 10 बराबर आपका हो जाएगा 1210 रुपया, यानी जो मिश्र धन है वो 1210 रुपया हो गया है। अब वो कह रहा है कि साथ में जो है चक्रवृद्धि ब्याज भी बताइए। तो आप ये देखिए कि मिश्र धन का मान मालूम हो गया है 1210 रुपए और मूलधन 1000 रुपए है। अगर इसमें से घटा देंगे मूलधन तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा, यानी जो CI होगा, CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, वो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, अमाउंट मतलब मिश्र धन में से प्रिंसिपल मतलब मूलधन को घटा देंगे तो पता चल जाएगा। ये देखिए A बराबर है आपका 1210 और उसमें से प्रिंसिपल आपका कितना है 1000, इस 1000 को घटा देंगे तो आपका जो है 210 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का मान आ जाएगा। इसी चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे वो देखिए, जैसे 100 अनुपात का मान जो है 10,000 था, तो जिसका बराबर था उसको एक दूसरे के सापेक्ष बराबर जब करेंगे तो बटे में लिख लेंगे, यानी अनुपात वाले को नीचे कर देंगे और रुपए को ऊपर कर लेंगे, यानी सीधे ऐसे डायरेक्ट करिए। 1000 किसका मान है, 1000 रुपए में ये मान किसका है, अनुपात 100 का, तो अनुपात 100 नीचे डाल दीजिए, अनुपात 100 नीचे डाल दीजिए। और साथ में कितने अनुपात का मान मालूम करना है, 121 अनुपात का, क्योंकि जो मिश्र धन है वो 100 अनुपात में उसकी वैल्यू 121 है, यहाँ गुणे 121 कर लीजिए, डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। अब देखिए यहां से आप काटेंगे तो 10 आएगा और 10 का 121 में गुणा करेंगे तो 1210 हो जाएगा, 1210 रुपए हो जाएगा। ये 1210 रुपए जो हमने यहाँ निकाला था, ये 1 2 3 लाइन में, वो यहाँ ऐसे ही डायरेक्ट ही आप निकाल सकते हैं मिश्र धन। ठीक है, और उसके बाद मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो 210 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये और ये इसका आंसर है, यहाँ भी वही चीज निकाले हैं। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए ये दूसरा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा और समझ में आप लोगों को आ जाएगा रेशियो मेथड। ठीक है, देखिए रुपए 5000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है यहाँ पर, और क्या क्या दिया है उसको पहले नोट कर लीजिए। दिया है प्रिंसिपल, दिया है कितना, दिया है 5000 रुपए दिया है। ठीक है, उसके बाद समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद 10% वार्षिक की दर यानी रेट दिया है आपका 10% वार्षिक, 10% वार्षिक दिया है। और सारा खेल जो है इसी रेट का होता है। इस रेट को पहला काम क्या करते हैं रेशियो में, रेशियो मेथड में, इस रेट को जो है हम लोग भिन्न में बदलते हैं, यानी बटे में बदलते हैं। बटे में कैसे बदलते हैं, तो देखिए इसी को जो है यानी 10% को 10 लिखेंगे और परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा, बटे में बदल गया। ठीक है, तो बटे में बदल गया, तो इससे ये पता चला कि 10 रुपए मूलधन है और 1 रुपए ब्याज है। ठीक है, ये अनुपात में है, ये मत समझिएगा कि एक्चुअल जो है रुपए में है, ये अनुपात में चीजें हैं। तो यानी 10 अनुपात अगर मूलधन है तो 1 अनुपात जो है ब्याज है। ठीक है, ऐसे समझिए। और अगर इसका होल वैल्यू निकाल देंगे, यानी इसमें इसको जोड़ देंगे तो 10 × 11/10, यानी 10 रुपए मूलधन है, यानी 10 अनुपात मूलधन है
तो 11 अनुपात मिश्रधन है, यानी 1 रुपया ब्याज जो है जुड़ करके मिश्रधन बन जाता है मूलधन। ठीक है, ये रेशियो मेथड से यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि 10 और 11 के अनुपात में जो है मूलधन और मिश्रधन है। इसको हम लोग अब इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए ये मूलधन है यानी P, और उसके बाद इसके आगे ये मिश्रधन है। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप में यही करते हैं कि जो रेट है उसको हम लोग बटे में बदल देते हैं, और बटे में बदल करके जो है वहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, यानी मिश्रधन बटा मूलधन का रेशियो निकाल लेते हैं, और उसको यहाँ पर दूसरे स्टेप में यहाँ पर उस रेशियो को रख देते हैं हर साल के हिसाब से। पहले साल के हिसाब से आपका हो जाएगा, अगर 10 रुपया जो है मूलधन लगाया तो 11 रुपया जो है वो मिश्रधन बन करके प्राप्त हुआ पहले साल में। फिर कितने साल का दिया हुआ है, समय 3 साल दिया है, तो दूसरे साल के लिए भी यही होगा। 10 रुपया मूलधन दिया जाएगा तो वो लौट करके उसे 11 रुपए प्राप्त होगा। इसी तरीके से फिर तीसरे साल के लिए भी 10 रुपया दिया जाएगा तो वो 11 रुपए जो है प्राप्त होगा। इस हिसाब से ये सब रेशियो में है। ठीक है, ये रेशियो में मान है सारे। तो यानी मूलधन कुल कितना रेशियो में आप कितने यूनिट हम लगाएंगे और कितना जो है यूनिट हमें मिश्रधन प्राप्त होगा, वो गुणा करने पर इनका प्राप्त होगा। इनको आपस में गुणा कर देंगे तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी 1000 यूनिट अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन लगाते हैं तो देखिए 11 में 11 का गुणा करेंगे 121 हो जाएगा। 121 में 11 का गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा। यानी 1000 प्रिंसिपल पर हमें 1331 मिश्रधन प्राप्त होगा। ठीक है, अगर इसमें से वहां पर मैंने ये बताया था कि प्रिंसिपल है अनुपात में, ये जो मिश्रधन है अनुपात में, और अनुपात में ही अगर आप ये चाहते हैं कि जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हम प्राप्त कर लें यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहीं से देखिए आप घटा दीजिए, अनुपात में ही प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए 1331 आपका मिश्रधन है और 1000 आपका मूलधन है, घटा देंगे तो कितना होगा, 331। 331, ये 331 क्या होता है, ये ब्याज होता है। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात में। रुपए में मत समझिएगा, ये अनुपात में है, यानी अनुपातिक मान है 331। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है 331 अनुपात में। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और इसी का मान यहाँ पूछा गया है। तो दिया क्या है, देखिए प्रिंसिपल दिया है, तो प्रिंसिपल यहाँ रुपए में दिया है, रुपए 5000, उसका अनुपात में प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है, 1000। तो दोनों की तुलना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें दी रहती हैं, प्रिंसिपल अनुपात में दिया रहता है और अमाउंट अनुपात में दिया रहता है। साथ में प्रिंसिपल में अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा लेते हैं तो यहाँ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी जो है अनुपात में पता चल जाता है। यानी 3 चीजें यहाँ दी रहती हैं और 3 चीजों में से अगर किसी एक का मान यहाँ दिया है तो उससे उसकी तुलना कर देते हैं, तो एक अनुपात का मान पता चल जाता है और जिसका पूछता है उससे गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ये 5000 रुपए प्रिंसिपल का मान रुपए में दिया है और उसका अनुपात में मान यहाँ 1000 है। अनुपात में मान कितना है, 1000। इनकी तुलना कर दीजिए एक दूसरे से, यानी 5000 को ऊपर लिख लीजिए और इस 1000 जो है ये अनुपात में मान है, इसको यूनिट कहिए चाहे अनुपात कहिए। 1000 अनुपात बराबर होता है 5000 रुपए के, ये रुपए के बराबर है, इसके बराबर है 1000 अनुपात 5000 रुपए के बराबर है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अनुपात में कितना है, 331 है। ठीक है, इस 300 जिसको ज्ञात करना है उससे हमें यहाँ गुणा कर लेंगे। यदि अनुपात में है तो अनुपात से
ये अनुपात कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा इसमें जो घटाना गुणा भाग करते हैं। ये देखिए 1000 से 5000 कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब 5 से अब 331 में गुणा हो जाएगा। 5 से 331 में गुणा होगा तो देखिए 5 एकम 5 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, फिर उसके 5 तिहाई 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 तिहाई 15 और 1 16, यानी 1655 रुपया जो है इसका मान आएगा। ये क्या है 1655 रुपया, ये चक्रवृद्धि ब्याज का मान है जिसका अनुपात में मान यहाँ 331 है। 331 उसी अनुपात से गुणा किए हैं, क्यों, क्योंकि यहां से हम एक अनुपात का मान निकाल लिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से जिसका मान दिया रहेगा यहाँ उससे उसकी तुलना कर लेंगे, नीचे जो है उससे भाग दे देंगे अनुपात वाले से उस वैल्यू में, और जिसका पूछा रहेगा उससे गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3 चीजों के मान यहाँ रहते हैं, प्रिंसिपल के, अमाउंट के, और ये घटाने से जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के मान प्राप्त हो जाते हैं। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, अमाउंट मतलब मिश्र धन, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और वहां पर तुलना करके हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को मैंने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन जो है पूरा जो है रेशियो मेथड का बता दिया है, उसको आप लोग रिवाइज करिए, समझने की कोशिश करिए। अब मैं चूंकि वीडियो लंबा हो गया है तो इसको यहीं पे समाप्त करता हूं और इस पे आधारित क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए वंदे भारत।